हाँ प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, परीक्षा पास आ रही है, धड़कनें आपकी तेज हैं, लेकिन चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ हैं। बराबर हम क्वेश्चन डालते जाएंगे, आप उनको अच्छे से याद करते जाएं। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें जब यूट्यूब पे लेक्चर देखा करें। तो तुमको एक और जानकारी देने वाले हैं कि आज हम शाम के या दोपहर के टाइम पे आपको 2 टेस्ट पेपर बना के डालेंगे। इन 2 टेस्ट पेपरों के आंसर भी डालेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन 2 टेस्ट पेपरों को अच्छे से लगा जाना है। इन 2 टेस्ट पेपरों में जो क्वेश्चन ना है उन्हें लिख लेना है और अपने कमेंट करके हमें बता देना है। तो तैयार रहें, आज दोपहर के इस वीडियो लेक्चर के बाद हम आपको 2 पेपर दे रहे हैं। अगर ये 2 टेस्ट पेपर आपने लगा लिए तो आपकी डी 100% पक्की है, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है 90+ भी आ जाए इन्हीं दोनों पेपरों में, लेकिन हम गारंटी डी की तो दे ही रहे हैं। 2 पेपर डिक्टेंशन पक्की, ठीक है। और ये जो आपने सभी वीडियो लेक्चर अगर वॉच कर लिए तो 90+ पक्के हैं। और कल संडे है, तो कल संडे होने की वजह से हम गद्यांश पद्यांश की व्याख्याएं कैसे करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे, कल हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या गद्यांश की और पद्यांश की इनको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। गद्य के क्वेश्चन आंसर, पद्य के क्वेश्चन आंसर, वितान के क्वेश्चन आंसर और तुम्हारे अव्यक्त और माध्यम के क्वेश्चन आंसर भी हम इम्पोर्टेंट भेज देंगे। तो कल संडे होने की वजह से थोड़ा हम फ्री हैं, तो ये सब मटेरियल कल संडे को आपको दे दिया जाएगा। फिर और पेपर हम दोनों डाल ही रहे हैं, इस तरीके से कल आपको पूरा 100% क्लियर कर दिया जाएगा। जो फिर कुछ बचेगा आप कमेंट करके बताना, तो फिर मंडे को हेल्प की जाएगी। आप लगातार लगे रहें, और हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आप बचे हुए टाइम को किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, तो वो वाला वीडियो जरूर देख दें, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे हमारे या फिर हमारे यूट्यूब पे ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम पूरी हेल्प करेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, कल हमने क्वेश्चन बताए थे, भाषा बोध टॉपिक चल रहा है, और भाषा बोध में हमने कुछ अंतर बताए थे, जैसे नाटक एकांकी में, उपन्यास कहानी में, ठीक है, आत्मकथा और जीवनी में, और रेखा चित्र संस्मरण में। तो ये 4 अंतर थे, इनमें से एक अंतर आना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे जो कठिन है, बच्चे जो भूल जाते हैं, तो वो रेखा चित्र और संस्मरण वाला है। ये नाटक एकांकी, उपन्यास कहानी और आत्मकथा जीवनी ये सिंपल होते हैं, सब लोग याद कर लेते हैं कहीं ना कहीं, और कल आपने वीडियो देखा तो और भी अच्छा हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा रेखा चित्र संस्मरण को और कर दें। उसमें कुछ शब्द आए थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अभिधा मूलक क्या होता है। तो देखो, अभिधा का मतलब यहाँ होता है, हमने पढ़ाया था शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना। तो अभिधा मूलक का मतलब वहाँ अभिधा शब्द शक्ति से था। तो जो कमेंट से पूछा गया था तो हमने उसका आंसर बता दिया, अभिधा मूलक का मतलब यहाँ अभिधा शब्द शक्ति से था। तो देखो, हम फिर एक बार तुम्हें कल का एक अंतर याद दिला दें कि अंतर को किस प्रकार आप हैंडल कर सकते हैं। देखो, जैसे एक होता है शब्द रेखा चित्र, रेखा चित्र, और दूसरा हमने क्या बताया था, संस्मरण। तो जैसे रेखा चित्र संस्मरण में अंतर आ जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे, या रेखा चित्र पर टिप्पणी आ जाए, संस्मरण पर टिप्पणी आ जाए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। बहुत सरल बताएंगे। देखो क्या होता है, अगर आप में किताब में लिखी हुई कोई शिक्षा है वो आपके काम नहीं आनी है, नोट्स में आपके लिखी है वो भी काम नहीं है, आपके माइंड में जितना है वही आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो आप क्या है, जब भी वीडियो लेक्चर वॉच किया करें, बिल्कुल सतर्क बैठा करें, बिल्कुल सावधान हो के माइंड को मैसेज दिया करें, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया करें कि नहीं, हमें हाल की हाल एब्जॉर्ब करना है, ऑन द स्पॉट। हमारा सिद्धांत रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऑन द स्पॉट याद कराने में विश्वास करते हैं, और जितनी भी हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें लगती हैं उनमें हम यही उन्हें सलाह देते हैं, तुम लोगों को भी यही सलाह देते हैं, जब भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हो एक टाइम बना लो, फिक्स टाइम कर लो, कितने टाइम में वॉच करना ही है, और बिल्कुल सावधान होकर बैठा करो, हाल की हाल एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अगर तुम हमारे लॉजिक को, ट्रिक को ध्यान से देखोगे तो हाल की हाल एब्जॉर्ब हो। अगर आपको हाल की हाल एब्जॉर्ब हो रहा है, हाल की हाल याद हो जाते हैं हमें पढ़ने से, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो देखो, जैसे रेखा चित्र समझा रहे हैं, अगर ये आपको हाल की हाल याद हो रहा है, आप पहले इनको सुनते रहे हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा था, आज अगर बिल्कुल सरल लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, रेखा चित्र, रेखा चित्र है, इसका संधि विच्छेद कर दो, रेखा और प्लस चित्र। अब देखना गौर करके, रेखा प्लस चित्र, रेखा एक खींच लो, जैसे हमने ये रेखा खींच ली, तो ये रेखा एक प्रकार का क्या हो गया, संकेत हो गया, जैसे ये ऋण का चिन्ह लगा हो या डैश, ऐसा संकेत बता रहा। तो रेखा एक प्रकार का क्या होता है, संकेत होता है, संकेत। और प्लस
चित्र, कोई चित्र बना लो। मान लो हमने चित्र त्रिभुज का चित्र बना लिया, ये हमने चित्र बना लिया। चलो काय का चित्र बना लिया हमने? त्रिभुज का। कोई भी चित्र बना सकते हो। चित्र अच्छा कब लगता है? जब इसमें रंग भर दो। लॉजिक सुनना ध्यान से, रंग भर दो। ठीक, अब ये हमने इतना लॉजिक बना दिया तुम्हारा। इस लॉजिक से आपको जीवन भर आपको रेखा चित्र याद रहना है। फिर इधर देखो मरण। मरण एक विशेष घटना होती है। किसी कोई खत्म हो जाए तो सामान्य घटना नहीं है, विशेष घटना है। मरण कैसी घटना है? विशेष घटना है। ये लॉजिक हमने बनाया। अब देखो, अब इनसे, अब ये देखो 4 पॉइंट, यहां से सब पूरा रेखा चित्र भी अब याद हो जाएगा और संस्मरण भी। अब लॉजिक हमने बता दिया। अब इस लॉजिक को से हम कैसे भाषा निकालेंगे, सावधान पूर्वक सुनना, हमेशा याद रहेगा। देखो नंबर 1 पहला लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। भाषा इसकी कैसी है? ओटी या भाषा कैसी है? रेखा चित्र की भाषा सांकेतिक होती है। लो एक ओटी याद हो गई, सांकेतिक भाषा। रेखा चित्र की भाषा कैसी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। वाक्य बना दो, रेखा चित्र की भाषा सांकेतिक होती है। नंबर 1 शैली। शैली कैसी होती है? शैली यहाँ चित्र से, चित्रात्मक शैली। कैसी शैली है? चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक, इसकी शैली कैसी है? चित्रात्मक शैली होती है। तो देखो ओटी भी याद हो रही है अपन को, क्वेश्चन भी हो रहा है। चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। तो भाषा अभिधा मूल है। भाषा कैसी है? सांकेतिक, शैली चित्रात्मक है। ये 2 पॉइंट कभी नहीं भूलोगे। रेखा मन संकेत, भाषा सांकेतिक है, शैली चित्रात्मक है। और देखो तीसरी बात, चित्र से याद रहेगा चरित्र प्रधान होता है। ये कैसा होता है? चरित्र प्रधान होता है। लो तीसरा पॉइंट बना लिया। चौथा, अब चित्र में हमने रंग भरे, रंगीनी से ओतप्रोत है। कल्पना की रंगीनी से, कल्पना की रंग से याद रहेगा, रंगीनी से, कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत है। ओतप्रोत है माने भरा हुआ है, ओतप्रोत है। तो ये 4 पॉइंट तुमने देखो, ये 4 पॉइंट अगर आ जाए रेखा चित्र पर टिप्पणी लिखो तो शब्द से ही हमने खींच लिया। देखो रेखा खींच ली माने संकेत, चित्र माने चित्र, तो भाषा सांकेतिक, शैली चित्रात्मक, चरित्र प्रधान और रंग भर दिया तो रंगीनी से ओतप्रोत। 4 पॉइंट हो गए। इधर देखो मरण विशेष। तो संस्मरण वे होते हैं वह विधा जो विशेष घटना पर आधारित होती है, संस्मरण कहलाती है। तो रेखा चित्र कैसा होता है? सामान्य विषय पे। रेखा चित्र सामान्य विषय पर आधारित होता है। सामान्य विषय, सामान्य विषय पर आधारित होता है। ये परिभाषा हो गई दोनों की। रेखा चित्र की परिभाषा, ये सामान्य विषय पर आधारित होता है, ये विशेष घटना पर आधारित होता है। और अब ये 4 इनकी विशेषताएं या अंतर कह लो। अब इसकी भाषा सांकेतिक है तो इसकी भाषा कैसी है? अभिधा मूलक। अभिधा मूलक, अभिधा मूलक माने अभिधा शब्द शक्ति होती है। फिर इसकी शैली कैसी है? हमने कही थी विवरणात्मक होती है। कैसी होती है? विवरणात्मक शैली होती है। अपोजिट करते जाओ, विवरणात्मक शैली। घटना का विवरण की, विशेष घटना पर आधारित है, घटना का विवरण किया जाता है। ये चरित्र प्रधान है, ये यथार्थ प्रधान है। यथार्थ प्रधान, यथार्थ प्रधान। इसमें ये वास्तविक होता है, वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। वास्तविक अनुभव का समावेश। उल्टा कर दिया हमने, पॉइंट उल्टे कर दिए हमने। देखो ये रंग, कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत है तो ये वास्तविक अनुभव का समावेश है। ये चरित्र प्रधान है तो ये यथार्थ प्रधान है। यथार्थ प्रधान माने वास्तविक, वास्तविक होता है। ये इसमें विवरणात्मक शैली है, ये अभिधा मूलक है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये आपके परिभाषा भी हो गए और अंतर भी हो गए। तो ये जो कल वाला क्वेश्चन और हमने क्लियर कर दिया है। और जैसे इनके उदाहरण भी कभी कभी पूछ देते हैं, जैसे रेखा चित्र का उदाहरण। ठीक है, तो रेखा चित्र का गौरा महादेवी वर्मा, इसका हम एक उदाहरण देखें। रेखा चित्र का उदाहरण देखें तो जो गौरा है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। गौरा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। गौरा जो है रेखा चित्र है जो किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। याद कैसे करेंगे? ऐसे याद करोगे, हम जानते हैं घर में पूजा पाठ होते हैं तो गौरी को पूजते हैं। गौरी वास्तव में पार्वती को ही माना जाता है। महादेवी, पार्वती महादेव की हैं तो महादेवी। तो ऐसे याद कर लो, गौरी कौन की? गौरी हैं जो महादेवी ही हैं। तो गौरा महादेवी वर्मा। और देखो गणेश शंकर कौन के थे? भगवती के। भाई हम जानते हैं गणेश और शंकर, भाई पार्वती का दूसरा नाम महादेवी तो है। गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसे याद कर लो, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ये संस्मरण है, ये लिखा है कौन ने? भगवती चरण।
भगवती, भगवती चरण वर्मा ने, भगवती चरण वर्मा, सॉरी भगवती चरण, ओनली भगवती चरण लिखो, भगवती चरण ने। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर कौन के? भगवती के। गौरा को है महादेव, तो गौरा लिखी है महादेव वर्मा ने, और गणेश शंकर विद्यार्थी कौन लिखी है? भगवती चरण ने। तो इस तरीके से एक एक उदाहरण भी हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस साल के लिए, रेखा चित्र संस्मरण। ठीक है, अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब आ जाओ इधर, आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। हमने बताया था कल 6 शब्द बताए थे, बोली, विभाषा, भाषा और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये 6 शब्द में से 2 अंक पक्के हैं। देखते हैं इसको। मातृभाषा बताते हैं, माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। बहुत सिंपल है आज का टॉपिक। ये 3 शब्द हैं, इनमें से जरूर 2 अंक पक्के हैं, ध्यान सुनना है। मातृभाषा, माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। पहले पॉइंट पर हमने परिभाषा लिखी है, उसके नीचे उनकी विशेषताएं लिखी हैं। अब क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे जाएंगे पहले ये देख लो। पहले क्वेश्चन, ये ग्राफ है, इस ग्राफ से हम एक पेज याद करा देंगे, 2 अंक आपके पक्के हैं। तो ध्यान से सुनना है, 2 अंक चाहिए तो ध्यान से सुन लो, सावधान होकर सुने। उसमें लॉजिक बताएंगे लास्ट में। देखो हमने क्या बताया, माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये पहले पॉइंट में परिभाषा लिखी गई है, फिर दूसरे में उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं। अब क्वेश्चन आ जाए मातृभाषा क्या है, या मातृभाषा पर टिप्पणी लिखो, पूरा मातृभाषा वाला लिख दो उठा के। राष्ट्रभाषा आ जाए तो ये पूरा लिख दो 2 नंबर में, और राजभाषा आ जाए तो ये लिख देंगे, 2 अंक पक्के मिलेंगे। अंतर आ जाए किसी में तो अंतर लिख सकते हैं। तो इसको अब समझते हैं। देखो मातृ है तो यहाँ शुरू में लिखी माँ, तो माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। अच्छा, राष्ट्रभाषा तो देखो शब्दों से निकालो, जैसे ये मातृभाषा थी तो हमने यहाँ से माँ ले लिया, माँ से सीखी गई भाषा। यहाँ राष्ट्रभाषा है तो यहाँ राष्ट्र शब्द ले लो। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे मातृभाषा माँ से सीखी थी अपन ने, वैसी राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा होती है। और राजभाषा जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं राजभाषा या प्रादेशिक भाषा। तो राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज में जो भाषा उपयोग की जाती है। आप जैसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए या सरकारी किसी डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ जो आप पत्र लिख के देते हैं, वहाँ जो भी जानकारी, तो वो वास्तव में कैसी होती है? राजभाषा होती है। माने राजभाषा एक पत्र व्यवहार की भाषा है। इसे अंग्रेजी में हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बहुत आती है राजभाषा, और बिल्कुल सिंपल भी है राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है, देखो राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा, पत्र व्यवहार की भाषा है। अंग्रेजी में से ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया है। इतना ही लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाओ इधर वापस। परिवार में जन्म से लेकर शिशु अपने माता पिता और पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है वही मातृभाषा होते हैं। अपन जिस परिवार में रहते हैं, जैसे बंगाली हो तो बंगाली परिवार में रहोगे बंगाली भाषा सीखोगे, राजस्थान परिवार में रहोगे तो राजस्थानी बोली सीखोगे। तो जिस परिवार में आप पल बढ़ रहे हो उसके आपके माता द्वारा आपके पिता द्वारा जो भाषा बोली जा रही है वो होती है। तो देखिए, परिवार में जन्म से लेकर शिशु अपने माता पिता पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है वो उसकी मातृभाषा होती है। आगे देखो, राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं पाई जाती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे हमें इतिहास लिखना है, भूगोल लिखना है, तो वो राष्ट्रभाषा में लिखा जाएगा। देखा साहब, देखो राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की जो संस्कृति होती है, साहित्य होता है, इतिहास होता है। तो इतिहास साहित्य जो भी लिखा जाता है वो राष्ट्रभाषा में लिखा जाता है। फिर ये देखो, भारत के संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। ये लिखा हमने, पत्र व्यवहार की भाषा है। जैसे ये पत्र व्यवहार करना है तो पत्र व्यवहार की राजभाषा कैसी भाषा है? पत्र व्यवहार की भाषा है। हमें इतिहास संस्कृत और साहित्य लिखना है तो कैसे भाषा में लिखेंगे? राष्ट्रभाषा में लिखेंगे। घर पे बोलना है तो मातृभाषा बोलेंगे। 2 अंतर हो गए। देखो फिर आगे देखो, घर के सब सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाबी हो तो पंजाबी भाषा करेगा, बंगाली परिवार है तो बंगाली भाषा का प्रयोग करेगा। इस प्रकार मातृभाषा पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए संबंध रखती है। जो मातृभाषा होती है, जैसे ये पूरी गप नहीं लिख पा रहे हो तो ये लास्ट वाली लाइन मेन है, मातृभाषा पारिवारिक प्रयोग की पृष्ठभूमि की भाषा है।
इसका उपयोग पारिवारिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। ये इतनी बड़ी गप इसलिए लगाई है, क्या होता है हिंदी में थोड़ा भाषा बना के लिखना पड़ता तो नंबर अच्छे मिलते हैं। आगे देखो, जनसंपर्क की भाषा ओटी में आता है। जनसंपर्क की भाषा किसे कहा जाता है? जनसंपर्क की भाषा किसे कहा जाता है? राष्ट्रभाषा को। पत्र व्यवहार की भाषा किसे कहा जाता है? राजभाषा को। ओटी आ जाती है यहाँ से। पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषा कौन है? मातृभाषा। ये तीनों यहाँ ओटी आई हैं कई बार। पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली भाषा मातृभाषा, जनसंपर्क की भाषा राष्ट्रभाषा, पत्र व्यवहार की भाषा राजभाषा। फिर देखो, मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अगर हम मातृभाषा नहीं सीखेंगे तो हम विचारों का आदान प्रदान सही से नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान की साधन है, इसलिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा स्ट्रांग रखनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि अपन लोग मातृभाषा को धीरे धीरे भूल रहे हैं, इसीलिए आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जिस प्रकार राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र चिन्ह है। जिस प्रकार हम राष्ट्र चिन्ह राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार भारत देश जिस दिन सही तरीके से सभी लोग राष्ट्रभाषा का हिंदी का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन अपना देश और भी उन्नति कर सकता है। आजकल तुमने देखा हो कि अपन इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो ये मान लो ये कहीं ना कहीं आगे चल के देश के विकास में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाना चाहिए। अभी सही तरीके से संविधान में इसमें कई बार चर्चा हो चुकी है। हिंदी को कई लोग राष्ट्रभाषा मानने से इनकार करते, कई हो जाते हैं जो लोग इसका विरोध करते हैं। राजभाषा से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। कामकाज की भाषा होने का से व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। कामकाज की भाषा होने से सबसे ज़्यादा जन समर्थन किसे प्राप्त है? राजभाषा को। तो इस प्रकार हमने देखा ये तीनों अंतर आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से